गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस कब बनी थी? कांग्रेस बनी है 1885 में। इसका फादर माना जाता है या फाउंडर माना जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम ने एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में। बाद में इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। पहले इसकी मीटिंग वैसे हुई है बॉम्बे में, लेकिन एक्चुअली प्लान थी पुणे में। जो ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा यहाँ से इसको शिफ्ट किया गया। तो फर्स्ट सेशन जो हुआ है बेसिकली वो प्लेस है गोकुलदास तेजकर तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डब्ल्यू सी बैनर्जी। मतलब उमेश चंद्र बैनर्जी लॉयर थे ये। 72 पीपल्स ने इसको अटेंड किया था, जो मोस्टली मिडिल क्लास थे और पढ़े लिखे लोग थे, ताकि जो ब्रिटिश के अगेंस्ट ये ना आ जा सकें और अपनी डिमांड्स मॉडरेट्स वगैरह रखें, जिससे थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकें। तो इसलिए इनके टाइम इंटरवल में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, बिकॉज इनका कोई एम नहीं था अग्रेशन शो करना किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के। वैसे भी इसमें थोड़े ओल्ड विचारधारा के लोग थे जो थोड़ा गांधीयन फिलासफी से, या आप कैसे तो गांधी खुद प्रभावित थे गोखले से। गोखले भी एक, गोपाल कृष्ण गोखले एक क्या थे, मॉडरेट लीडर। ठीक है। तो इनके टाइम में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सारे एक्ट्स वगैरह भी हम आगे आगे किसी वीडियो में करेंगे। जैसे पॉलिटी वगैरह में जितने भी एक्ट्स वगैरह पास किए गए उसमें इसको डिटेल में करेंगे 1892 के एक्ट को। इसके अलावा जो पेपर पूछा जाता है मोस्टली, अगर आप देखोगे तो मॉडरेट्स लीडर के बारे में पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडरेट लीडर है कि नहीं है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन किए, जैसे दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी अपना गुरु मानते थे। ठीक है। तो ऐसे करके इसके अलावा ओपिनियंस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लॉर्ड डफरिन आप याद कर सकते हो, उस समय का गवर्नर जनरल या वाइसरॉय था। उसने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ छोटे या कुछ लोगों को ही रिप्रेजेंट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो डफरिन का याद रख लेना कि डफर जब आया, आप मान लो कि उसने कांग्रेस क्रिएट कर दी, और वही कांग्रेस आगे जाके देश को आज़ाद कर गई। मेथड चेंज हो गए। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे करजन, जो काफ़ी रिएक्शनरी इसको वॉइसरॉय माना जाता है, 1899 टू 1905 तक ये रहा है। इसने कहा था कि इसका काम ही है कि कांग्रेस का डिमाइस हो जाना है जल्दी, और मैं इसको पीसफुली डिमाइस यानी कि इसको पीसफुली ख़त्म होते हुए, इसको मेरा मेन काम है कि इसको ख़त्म होने देना है। और अरबिंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनकी तो बोलने का तरीका भी थोड़ा एक्सट्रीमिज्म वाला था। उन्होंने कहा कि एक मंगतों की यानी कि मांगने वालों की इंस्टीट्यूशन है। तिलक का कहना था कि इनको मांगने और क्लेम करने में डिफरेंस पता होना चाहिए राइट्स का। ठीक है। तो ऐसे कुछ सिलेक्टिव ओपिनियन कई बार पेपर्स में आ जाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कई बार पूछ लेते हैं कि कारण क्या हुआ मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट फेज आने का। तो कुछ इंपॉर्टेंट कारण हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये तो पता लग गया था कि ब्रिटिश का जो मेन नेचर है एक्सप्लॉयटेटिव है, एक्सप्लॉयट करना है इंडिया को जितना ज़रा से ज़रा हो सके। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हुई थी जिसमें पता लग गया था कि वाइट सुपरमेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ एक हुआ बनाया गया है। ये नहीं है कि वाइट पीपल हैं तो सुपीरियर ही होंगे। ठीक है। तो वो क्लैप्स हुआ था, जैसे कुछ का है कि इथोपिया ने इटली को हरा दिया, बोयर वॉर में ब्रिटिश को काफ़ी नुकसान हुआ, जापान ने रशिया को हरा दिया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं 1905 में। इसके अलावा मॉडरेट्स के काम करने के तरीके से भी रेवोल्यूशन एक्सट्रीमिस्ट जो थे दुखी थे, तंग थे। मॉडरेट प्रेयर पटिशन प्रोटेस्ट पीपीपी, ये भी कई बार पूछा जाता है। प्रेयर पटिशन प्रोटेस्ट वाले मेथड के साथ चलते थे जो काफ़ी आउटडेटेड थे। तो इसलिए जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट है वो काफ़ी ऊपर चले गए इस टाइम में। लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया कि अब कुछ रेवोल्यूशनरी करना पड़ेगा अगर चेंजेस को लेकर आना है। उसके अलावा जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है, तो मोस्टली इसमें आ जाते हैं, तीन आते हैं, याद रख लेना, बाल, पाल और लाल। इनकी डिटेल करेंगे। बाल से है बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। रेवोल्यूशन जहाँ पे भी क्रिएट करनी हो वहाँ पे तिलक को लेके जाया जाता था। तो ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अगरकर, राणा डे, नारोजी। मेन जो न्यूज़पेपर लॉन्च किए, केसरी इन मराठी लैंग्वेज एंड मराठा इन इंग्लिश लैंग्वेज। दो इन्होंने फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके ब्रिटिश के अगेंस्ट। गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, डेट्स आप देख सकते हो। लास्ट में इनको इनके ऊपर देशद्रोह यानी कि सेडिशन का आर्टिकल लगा के मेंडले जेल में बर्मा में भेज दिया गया।
और उसके अलावा इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो की है, होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट की है। ठीक है। इनका जो फेमस डायलॉग था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल या आई विल हैव इट, कि ये आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाते हैं लाला लाजपत राय। ये एक्सट्रीमिस्ट थे पंजाब के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज के अंडर इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। इन्होंने एक नेशनल स्कूल ओपन किया था लाहौर में। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन के ये हेड बने थे 1920 में, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। मेन इनका रोल माना जाता है साइमन कमीशन को, जब इन्होंने विरोध किया था। साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया था। तो इसका मेन काम था DRG सिस्टम जो 1919 के एक्ट में, मॉन्टैग चैम्सफोर्ड के एक्ट में दी गई थी, उसको चेक करना कि वो सही तरीके से इंडिया में चल रही है कि नहीं। DRG का मेन मतलब होता है ड्यूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दोहरी व्यवस्था इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो उस टाइम पे जब मेन था कि भी इनका मानना था 7 पर्सन्स थे, तो इनका मानना था कि कुछ इंडियंस होने चाहिए 2-3, तो उसका विरोध किया जा रहा था। तो उस समय जब इन्होंने विरोध किया था लाहौर वाली साइड में, तो लाठीचार्ज हुआ था जिसमें ये काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। आफ्टर सम टाइम इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट 15 पर्सन हैं बिपिन चंद्र पाल, बालपाल और लाल। तो सेकंड, ये थोड़ा जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म उस टाइम पे, उसको इन्होंने डिस्कार्ड किया, और काफ़ी जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स थी उस टाइम की, जैसे ब्रह्मो समाज है, उनसे भी ये इन्फ्लुएंस थे, उनमें भी गए ये। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को काफ़ी प्रमोट किया, जो 1905 में चलेगी। ठीक है। और इन्होंने एक सोसाइटी भी इनकलकेट की, वंदे, ठीक है, मातरम करके। और अरबिंदो घोष काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, ICS क्लियर किया था इन्होंने। इन्होंने एक बंगाली डेली स्टार्ट की थी, जुगांतर। ठीक है। इनको भी अरेस्ट किया गया था सेडिशियस आर्टिकल्स के केस में। और एक और केस था मनी कताला, कलकत्ता बॉम्बे कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। लेकिन बाद में आफ्टर जेल ये बाद में रिटायर वगैरह। कुछ और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में आ जाता है चिदम्बरम पिल्लाई, T प्रकाशम। अगर इनके मेथड्स की बात कर लोगे तो ये थोड़ा अपोजिट थे मॉडरेट के। ये पैसिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे कि प्रॉपर तरीके से अंग्रेज़ों का बाइकआउट करना, स्वदेशी को प्रमोट करते थे। ठीक है। ना ही इनके कॉलेज में जाना है, स्कूल में नहीं जाना है, प्रॉपर तरीके से ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालना है। इनका जो आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, या चिंगारी कह सकते हो, जहाँ से आग स्टार्ट हुई थी, वो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल डिसाइड किया गया 16 अक्टूबर 1905 में। मेन इसका कारण जो माना जाता है ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, के एक रीजन जो ईस्टर्न रीजन है वो कम डेवलप है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था इनको डिवाइड करना किस बेसिस पे, हिंदू और मुस्लिम बेसिस से। या आप कह सकते हो उस समय बंगाल काफ़ी विकसित था, डेवलप था, तो ब्रिटिश के लिए थोड़ा टफ हो रहा था। वहाँ के इंटेलिजेंस के काफ़ी टक्कर दे रहे थे इनको, ब्रिटिश को। तो दैट्स वाई इन्होंने कहा भी हम इनको डिवाइड कर देते हैं कम्युनल लाइन लेंथ पे। ये ब्रिटिश की थर्ड पॉलिसी भी थी, डिवाइड एंड रूल। 3 पॉलिसी में बेसिकली ब्रिटिश की थी, जिसके थ्रू उन्होंने इंडिया पे रूल किया। सब्सिडरी अलाइंस, ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड थर्ड इज डिवाइड एंड रूल। और इनके बारे में हम डिटेल में कभी ना कभी बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ बाकी जो प्रोसेस। पार्टीशन ऑफ बंगाल का हर तरफ से विरोध किया गया, और इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट या बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट की गई। और इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया गया था बनारस सेशन में 1905 में, जिसके हेड थे GK गोखले। ठीक है। मेन इसमें आ जाता है कि हम हर तरह से विरोध करेंगे, उनकी गुड्स नहीं खरीदेंगे, चीज़ें नहीं खरीदेंगे, सर्विसेज नहीं लेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कोर्ट्स नहीं जाएंगे। ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन इसमें बाद में इन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों का आपस में भी विवाद रहा। बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं इनको जेल में बंद कर दिया गया, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। 1905 में अगर आप देखते हो पार्टीशन ऑफ बंगाल, और अगले साल ही उन्होंने कर दिया मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश कर दिया। अब बेसिकली वो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, मॉडरेट्स के भी खिलाफ जा रहे हैं। मॉडरेट, ठीक है, कांग्रेस जिसको इन्होंने खुद बनाया ब्रिटिश ने, अब एक और सेक्शन खड़ा कर रहे हैं इनके अगेंस्ट, जिसको कहा गया मुस्लिम लीग। कहाँ पे बनी है ये? ढाका में। हेड था नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है। ये सारी चीज़ों को अपोज करते थे, स्वदेशी का भी, बंगाल के पार्टीशन के भी फेवर में थे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए।
फिर इसका विरोध में कलकत्ता में सेशन हुआ था आईएनसी का। दादा भाई नारोजी इसके हेड बने थे। तो यहाँ पे पहली बार कांग्रेस ने अपना एजेंडा बताया था कि हमारा एजेंडा क्या है, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार डिमांड की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था। तो इसमें अगले साल जो 1907 में एक्सट्रीमिस्ट में चाहा कि हम लीडर बन जाए, इन्होंने अपने बंदे लाला लाजपत राय को यहाँ पे ओपन किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे बवाल खड़ा हो गया। और ब्रिटिश ने पहले पुलिस का इंतजाम किया था। पुलिस आई, सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर को गिरफ्तार करके ले गई। जो मेन मेन लीडर थे उनको सभी को जेल में बंद कर दिया गया। जैसे कि तिलक को मेंटली जेल में भेज दिया गया। ठीक है, ये सारे गिरफ्तार कर लिए गए। तो ब्रिटिश ने एज यूजुअल अगला एक रिफॉर्म लिया है, मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म 1909 में। पहला जो बनता है मॉर्ले, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। दूसरा बनता मेंटो, उस समय का वॉइसरॉय। इन्होंने सेपरेट इलेक्टेड, जो मुस्लिम लीग ने पीछे डिमांड की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और मुस्लिम को अलग रिजर्वेशन दे दी। यहाँ तक रिजर्वेशन दे दी कि अगर किसी एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट भी मुस्लिम ही करेगा। तो डीपली डिवाइड कर दिया। 1905 से लेके 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट चला। बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट थे जेल में थे। 1909 से लेके 13 तक कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ। 1314 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई। ब्रिटिश वहाँ पे बिजी हो गए। इंडिया में कुछ खास नहीं हो रहा था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, होम रूल मूवमेंट 1915-16। ठीक है, तो मेन ये आइडिया था एनी बेसेंट का। लेकिन यहाँ पे पहला जो श्रेय जाता है बीजी तिलक को, जिन्होंने अप्रैल 1916 में ओपन किया। फिर उसके बाद एनी बेसेंट ने ओपन किया। तो ये आइडिया था आयरिश रेबेलियन से होम रूल लीग का। इसका मतलब होता है हमारे घर में हमारा ही राज। कि एटलीस्ट लोअर लेवल पे इंडियंस का राज होना चाहिए उनके हाथ में, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे, काउंसिल लेवल पे इनकी इलेक्शंस करवानी चाहिए, ऐसी चीज़ें। और इसमें आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंगल अगर देखोगे तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी कॉपी किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे ही 1920 में इसको सभी ने सपोर्ट किया था। पॉजिटिव थी ये होम रूल लीग। इसी के लिए ही आगे जाके एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। फर्स्ट फॉरेन वुमेन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 1920 में इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख दिया गया। उसके बाद इनके बीच में एक बड़ा ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। असल में ब्रिटिश जब वर्ल्ड वॉर टू लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर वन सॉरी लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने टर्की पे अटैक किया। टर्की का हेड था खलीफा, जिसको मुस्लिम अपना रिलीजियस हेड मानते थे। उसके साथ काफ़ी बदसलूकी की गई। तो मुस्लिम्स इंडियंस भी इनके साथ नाराज़ हो गए। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो रिजेक्ट कर दी। और कांग्रेस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। दोनों ने आपस में जॉइंट हो गए और सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर कर दी कि हम आपको अलग से इलेक्टोरेट देंगे, लेकिन आप ब्रिटिश के द्वारा दी गई इलेक्टोरेट को छोड़ दो। ठीक है, और जॉइंटली डिमांड किया डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है भी लास्ट में पूरे देश इंडियंस ही चलाएंगे, लेकिन ऊपर क्वीन का नाम चलेगा। जैसे अभी किसका नाम चलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। सारे डिसीजन किसके नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो बिल पास करना है या कुछ भी है। ठीक है, ब्रिटिश थोड़ा बहुत इस चीज़ से घबरा गए थे। दैट्स वाई इन्होंने थोड़े बहुत इंडियंस का नंबर इंक्रीज़ कर दिया था अपनी सर्विसेज वगैरह में। तो उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो रही थी तो काफ़ी यहाँ पे रेवोल्यूशनरी इवेंट्स बढ़ गए थे। तो उसको दबाने के लिए एक कमीशन बैठाया गया था। ठीक है, तो उसके हेड थे रॉलेट, और एक्ट का भी नाम आगे जाके पड़ा, रॉलेट एक्ट। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय के वॉइसरॉय थे। ठीक है, तो इसमें था क्या कि किसी के अगेंस्ट भी अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए, उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है अगर उसके ख़िलाफ़ हमें कोई भी सबूत वगैरह मिले, नहीं भी मिला तो भी चलेगा। तो गिरफ़्तार किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। तो इसको इंडियंस ने काफ़ी क्या माना, ब्लैक लॉ माना। सभी ने इसका विरोध किया, खास करके महात्मा गांधी ने। उन्होंने कॉल दी कि हम 6 ऑफ अप्रैल को एगिटेशन करेंगे, लेकिन 8 ऑफ अप्रैल को उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। रिजल्टेड इनटू पूरे देश में इसके अगेंस्ट काफ़ी प्रदर्शन वगैरह होने स्टार्ट हो गए। तो रिजल्टेड इनटू एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग में। बड़ा दुखांत वाला इंसिडेंट है, पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, पंजाब के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। 13 फरवरी 1919। तो इसी के अगेंस्ट ही दो पर्सन थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 10 अप्रैल 1919 को इनमें गिरफ्तार किया गया रॉलेट एक्ट के चक्कर में। इनकी गिरफ्तारी के अगेंस्ट 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में एक सभा बुलाई गई। ड्यू टू वैसाखी का दिहाड़ा भी था। ठीक है,
और खालसा पंथ की स्थापना दिवस भी था, तो लोगों की गिनती काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसमें बहुत सारे वुमेंस और बच्चे भी थे। इसमें उस समय का जो पुलिस कमिश्नर था उसका नाम है REH डायर। तो इसमें दो बंदे हैं, डायर और डवायर। REH डायर जैसे आप देख सकते हो, रेगनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसने गोली चलाई थी। और जो माइकल डवायर है वो उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब था, उसने हुक्म दिया था। दैट्स वाई आगे जाकर आप देखोगे उधम सिंह किनको मारते हैं, किसको मारता है जाके, माइकल डवायर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब है, अकॉर्डिंग टू हिम जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया वो ज़्यादा कसूरवार है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट हुए। तो इस सारे प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 1200 लोगों की डेथ होगी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि माइकलो डवायर को मारा था फिर जाके सरदार उधम सिंह ने 1940 में। ठीक है, कैक्सटन हॉल, वो किसी और दिन हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, पंजाब जीके में भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। सो थैंक यू, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू वेरी मच।